राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं डीसीएन विद वाल्मीकि सिंह यादव विश्लेषण मतलब डीसीएन। डीसीएन में सबसे बड़ी खबर है कि क्या यौन संबंध बिना बनाए भी किया गया यौन उत्पीड़न एक रेप है। बॉम्बे हाई कोर्ट। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया है। वह व्यक्ति यौन उत्पीड़न से संबंधित था, तो उस व्यक्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यौन संबंध बनाए भी किया गया यौन उत्पीड़न एक रेप ही है, और फिर उस व्यक्ति को 10 साल की जो सज़ा को बरकरार रखा है कोर्ट की निचली अदालत ने। तो जानते हैं हम लोग क्या है मामला और किस धारा के अंतर्गत यह बता दिया। यह हमारे संविधान में जगह है कि यौन संबंध बिना बनाए भी किया गया यौन उत्पीड़न एक रेप है। बॉम्बे एचसी का बड़ा फैसला, यौन संबंध बनाए बिना भी किया गया यौन उत्पीड़न एक रेप है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसलों में बताया कि यौन संबंध बनाए बिना भी किया गया यौन उत्पीड़न एक बलात्कार है। अगर यौन संबंध कोई व्यक्ति किसी के साथ ना बनाता लेकिन यौन उत्पीड़न करता है तो वह भी एक प्रकार का बलात्कार है। यौन उत्पीड़न मतलब यानी कि जननांग के साथ छेड़छाड़ करना, यही यौन उत्पीड़न के तहत आ जाता है। ठीक है। बलात्कार कोर्ट ने 33 साल के बलात्कारी की सज़ा को बरकरार रखते हुए यह बड़ी टिप्पणी की है कि अपने फैसले में जस्टिस रेवती मोहित डेरे ने 2019 में लोअर कोर्ट की ओर से आरोपी को सुनाई गई 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा को भी बरकरार रखा है। जानिए सबसे पहले क्या है पूरा मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बलात्कार पर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बताया कि यौन संबंध बिना बनाए भी किया गया यौन उत्पीड़न एक रेप ही है। यौन उत्पीड़न के तहत महिला जननांग के साथ छेड़छाड़, अभद्र बातें, टिप्पणी करना, उसको यौन प्रताड़ना करना, यह सब जो हो जाता है यह यौन उत्पीड़न के तहत आ जाता है। और कोर्ट ने बताया कि यौन उत्पीड़न भी एक प्रकार का बलात्कार ही है, रेप ही है। कोर्ट ने यह फैसला जब आया जब कोर्ट ने 33 साल के बलात्कारी की सज़ा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। एक बलात्कारी 33 साल का था, वह यौन उत्पीड़न के तहत आया था, उसको इस सज़ा को बरकरार रखा और एक बड़ी टिप्पणी की इसी पर। अपने फैसले में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, उन्होंने अपने फैसले में 2019 में लोअर कोर्ट की ओर से आरोपी को सुनाई गई 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा को बरकरार रखा है। 2019 में एक लोअर कोर्ट, जैसे कि जिला डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, उसकी तरफ से जो उस व्यक्ति को 10 साल की कठोर कारावास सुनाई गई थी, उस सज़ा को मेंटेन रखा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने। ठीक है। अब जानिए विस्तार से। कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहते हुए कहा कि यौन संबंध बनाए भी किया गया यौन उत्पीड़न भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार की परिभाषा आता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न एक बलात्कार की परिभाषा आता है। यौन उत्पीड़न एक बलात्कार की परिभाषा आता है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 के तहत यौन उत्पीड़न एक बलात्कार की परिभाषा के तहत आता है। साथ ही पिछले महीनों में सुनाए गए फैसलों में खंडपीठ ने सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति की अपील को खारिज किया। पिछले महीने सुनाए गए फैसले में खंडपीठ ने सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाला एक व्यक्ति था, उनकी अपील को याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपी को मानसिक रूप से कमज़ोर महिला से रेप करने के लिए दोषी ठहराया था। यह हमारे पास मेन क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न एक बलात्कार की परिभाषा के तहत आता है। तो आईपीसी की धारा 376 के तहत यौन उत्पीड़न एक बलात्कार की क्या आता है, परिभाषा आ जाता है।
अपील में शख्स ने दलील की थी कि उसके और पीड़िता में यौन संबंध नहीं बना था, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि फास्फोरिक जांच में साबित हुआ है कि यौन उत्पीड़न का मामला है। जानेंगे फास्फोरिक जांच भी। हाईकोर्ट ने कहा कि फास्फोरिक जांच में यह साबित हुआ कि यह एक यौन उत्पीड़न का ही मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न की घटना जहां हुई थी वहां से लिए गए मिट्टी के नमूने और आरोपी के कपड़े और पीड़िता के शरीर पर मिले मिट्टी के अंश मेल खाते हैं, जिसकी पुष्टि फास्फोरिक जांच में हुई है। यह सबूत अभियोजन के मामले को साबित करता है कि महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सबूत को देखते हुए यह मायने नहीं रखता कि यौन संबंध बना या फिर ना बना। महिला के जननांग को अंगुलियों से छूना भी कानून के तहत अपराध की गिनती में आता है, यानी कि महिला जननांग के साथ छेड़छाड़ भी एक यौन उत्पीड़न है और वही एक बलात्कार के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें 2 पॉइंट हम लोगों को क्लियर करना है, बस 2 पॉइंट। कौन कौन से? एक अभियोजन को जानना है कि अभियोजन क्या है, और दूसरा कि फास्फोरिक रिपोर्ट क्या है। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला कि अभियोजन क्या और दूसरा फास्फोरिक रिपोर्ट क्या है। कोर्ट ने क्या कहा, जिस व्यक्ति को जो पकड़ा गया है यौन उत्पीड़न के मामले में, उस व्यक्ति का कहना था कि महिला और हमारे बीच कोई संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि फास्फोरिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, फास्फोरिक जांच में यह स्पष्ट हो गया। उसके बाद वह यह सबूत अभियोजन के मामले को भी साबित करता है। अभियोजन के मामले को भी क्या करता है, यह जो सबूत है वह साबित करता है अभियोजन के मामले को भी, ठीक, कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उसके बाद कोर्ट के निचली अदालत में कहा गया कि यह मायने नहीं रखता कि यौन संबंध बना या फिर न बना, महिला जननांग के साथ छूना या उसके साथ छेड़छाड़ भी करना कानून के तहत एक अपराध की परिभाषा आता है। अब जानते हैं हम लोग कि फास्फोरिक रिपोर्ट क्या है। क्या है कि फास्फोरिक रिपोर्ट जानते हैं हम लोग। फास्फोरिक रिपोर्ट फास्फोरिक साइंस लैबोरेटरी में बनती है, यानी फास्फोरिक जो रिपोर्ट है वह साइंस लैबोरेटरी में क्या होती है, तैयार होती है या फिर बनती है। जिन मामलों में पोस्टमार्टम किया गया था उसमें इस पुष्टि को मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को दी जाती है। अब देखिए, जिस मामले में पोस्टमार्टम हुआ और उसमें जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या की जाती है, जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस को दी जाती है। ठीक, पुलिस को दी जाती है। उसमें इस रिपोर्ट को मामले में पुलिस जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को दी जाती है। पुलिस अधिकारी इस रिपोर्ट की एक प्रति डॉक्टर के पास भेजकर पूछेगा कि आखिरकार मौत किस वजह से हुई है। वह डॉक्टर फिर रिपोर्ट देखकर इसका जवाब बताएगा। यही क्या कहलाता है, तो यही एक फास्फोरिक रिपोर्ट है। फास्फोरिक रिपोर्ट में जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर क्या किया जाता है, मिट्टी के कण को लिया जाता है, फिर लैब में जाकर उसे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। लैब में 2 प्रति निकाले जाते हैं, एक जो पुलिस के पास मिलते हैं और दूसरा पुलिस क्या करते हैं, एक प्रति उसका एक जो कॉपी होता है वह डॉक्टर के पास क्या करता है, शेयर करता है। फिर डॉक्टर जांच पड़ताल करके बता यह देगा कि किस कारण मौत हुई है, किस वजह से मौत हुई है, और इस प्रकार क्या करता है, आरोपी पकड़ा जाता है। यही क्या कहलाता है, फास्फोरिक रिपोर्ट कहलाता है। अब जानिए कि अभियोजन क्या है। दूसरा अभियोजन, अब देखिए, अभियोजन न्यायिक सेवा में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ADPO, यही क्या अभियोजन कहलाता है। न्यायिक सेवा में यह एक जस्टिस से मामला से जुड़ा हुआ अभियोजन का एक पद है। यह बहुत ही रुतबे का पद होता है, ठीक है। यानी कि न्यायिक सेवा में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी यानी फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ADPO का पद बड़े ही रुतबे का होता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे सरकारी वकील भी कहा जाता है। जिन मामलों में पक्षकार के पास अधिवक्ता की सुविधा नहीं होती है वहाँ ADPO उस पक्षकार की तरफ से मामले की पैरवी करता है। जैसे कि घटना मेरे साथ हुई और घटना करने वाले आप हो, ठीक, तो अगर हम उतना सक्षम नहीं हैं कि हम किसी वकील को रखें, तब क्या करेंगे, हम कोर्ट के सहारा लेंगे और कोर्ट के ही वकील को चुनेंगे। तो वही जो कोर्ट का वकील होता है ADPO, क्या होता है ADPO, यह पक्षकार के ओर से यानी कि मेरे ओर से हमारी दलील को क्या करेगा, सुनवाई करने के लिए पैरवी करेगा। यही अभियोजन कहलाता है। तो न्यायिक सेवा में सहायक
लोक अभियोजन अधिकारी यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एडीपीओ का पद बड़े रुतबे का। कोई पूछे अभियोजन क्या है तो एडीपीओ यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। कहिएगा एडीपीओ एक सरकार का वकील भी है। जिन मामलों में पक्षकार के पास वकालत करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता है, उस स्थिति में कोर्ट की सहारा लेकर आप कोर्ट के एडीपीओ या फिर कोर्ट के वकील की क्या करते हैं, आप सहायता लेते हैं। यही अभियोजन कहलाता है। अब देखिए कौन है रेवती मोहित डेरे। ठीक है, रेवती मोहित डेरे इज द जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट इंडिया। She has written a number of the significant judgment in the relation to the criminal procedure and police investigation in India, including case concerning press freedom to report on the criminal trial, death penalty sentence for the repeated offences and the accountability within the police for the false and improper investigations। अब इसको समझिए क्या है। रेवती मोहिते डेरे, रेवती मोहिते डेरे इज द जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट इंडिया। रेवती मोहिते डेरे जो है वह बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जज है, महिला जज है। क्या है? महिला जज है रेवती मोहिते डेरे, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक महिला जज। सी हैज द रिटेन ए नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट। सी हैज रिटेन, उन्होंने लिखा कि ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट। सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक, जजमेंट मतलब न्याय। ठीक है, जजमेंट मतलब क्या हो गया? निर्णय। यानी कि उन्होंने एक सार्थक निर्णय लिया कि इन द रिलेशन, संबंध में, टू द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपराधिक घटनाएं, आपराधिक प्रक्रिया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन यानी कि पुलिस के जांच पड़ताल के बीच एक संबंध को क्या किया है? लिखा है। पुलिस यानी कि आपराधिक प्रक्रिया और पुलिस के जांच के संबंध में एक निर्णय को क्या किया है? लिखा है। इंक्लूडिंग मतलब उसमें शामिल है केस, और उसमें जो शामिल केस है कंसीडरिंग फ्रेश फ्रीडम टू रिपोर्ट ऑन द क्रिमिनल ट्रायल, जिसमें यह संबंधित है कि आपराधिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट करने के लिए प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित मामला। ठीक है, उसके बाद क्या है? डेथ पेनाल्टी सेंटेंस फॉर द रिपीटेड ऑफेंसेस। ऑफेंसेस मतलब हो गया कि अपराध, यानी रिपीटेड मतलब बार बार, यानी कि बार बार अपराध पर उन्होंने क्या है? डेथ पेनाल्टी, यानी कि डेथ मतलब मृत्यु और पेनाल्टी मतलब दंड, मृत्यु दंड देने का क्या क्या एक स्टेटमेंट को लिखा। एंड और अकाउंटेबिलिटी विद इन द पुलिस फॉर द फॉल्स एंड इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेह विद इन द पुलिस, पुलिस में है, पुलिस प्रशासन में है, फॉर द फॉल्स एंड द इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेह। अगर इम्प्रॉपर झूठा कोई जांच पड़ताल होता है तो उसके लिए जो होता है अकाउंटेबिलिटी जो होता है वह पुलिस की होती है, जवाबदेह पुलिस की होती है। अब समझिए इसको पूरा, यानी कि अब तो हम लोग इसका वर्ड मीनिंग देखें, अगर जिन लोगों का कमज़ोर है आप लोग बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करा। रेवती मोहिते डेरे इज द जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि रेवती मोहिते डेरे जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज है। सी हैज द रिटेन ए नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द रिलेशन टू द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। उन्होंने एक सार्थक निर्णय लिया कि पुलिस जांच और आपराधिक घटना के बीच एक संबंध को लिखा है इन इंडिया में। ठीक है, इंक्लूडिंग केस, जिसमें शामिल है कंसीडरिंग फ्रेश फ्रीडम टू रिपोर्ट ऑन द क्रिमिनल ट्रायल, आपराधिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट करने के लिए प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित मामले, और डेथ पेनाल्टी सेंटेंस फॉर द रिपीटेड ऑफेंसेस, बार बार आपराधिक घटनाएं पर मौत की सजा, एंड और अकाउंटेबिलिटी विद इन द पुलिस फॉर द फॉल्स एंड द इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अनुचित और झूठी जांच के लिए पुलिस को जवाबदेह होना पड़ेगा। इन्होंने रेवती मोहित डेरे ने यह फैसला सुनाया है। जो हिंदी में देख लीजिए, रेवती मोहिते डेरे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज है। उसने भारत के आपराधिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिखे हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट जजमेंट लिखे हैं, जिनमें आपराधिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता, उसके बार बार होने वाले अपराधों के लिए मौत की सजा, और झूठी और अनुचित जांच के लिए पुलिस
के भीतर जवाबदेह क्या है, शामिल है। तो वही कह रहा है, रेवती मोहिते डेडे इज द जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट इंडिया, सी हैज द रिटेन ए नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द रिलेशन टू द क्रिमिनल प्रोड्यूसर एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, इंक्लूडिंग केस कंसर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस टू रिपोर्ट ऑन द क्रिमिनल ट्रायल, डेथ पेनल्टी सेंटेंस एंड फॉर रिपीटेड ऑफेंस अकाउंटेबिलिटी विद द पुलिस फॉर द फॉल्स एंड द इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस। रेवती मोहिते डेडे बॉम्बे हाईकोर्ट की जज है। उन्होंने यह निर्णय लिया, सार्थक एक निर्णय लिया है कि आपराधिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के संबंध में एक निर्णय लिया है, जिनमें आपराधिक जो घटना है वहाँ पर प्रेस के स्वतंत्रता पूर्वक जांच करने की आज़ादी दी है। फिर उसके बाद बार बार जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उस पर मौत की सज़ा भी सुनाई है, और झूठी और अनुचित जांच के लिए पुलिस को जवाबदेह भी शामिल है। ठीक, तो देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें राजवती एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को।